Good morning, students. Let's continue with the chapter number 2, people as resource. Yesterday we learned about the human capital formation. है ना? Human capital formation means, what do you mean by human capital formation? When the human resources are further developed by education, good health and skill and training, that is called human capital formation. और इससे क्या बेनिफिट होते हैं किसी भी सोसाइटी को, पर्टिकुलर एंड इंडिविजुअल पर्सन को या इकोनॉमी को, ये हमने कल सारा डिस्कस किया था। और इसके अंदर हमने दो स्टोरीज पढ़ी थी, साकल और विलास की, है ना, जिससे हमने इन चीजों की इंपॉर्टेंस को समझा था। व्हेन वी स्पेंड द मनी ऑन द एजुकेशन, व्हाट रिवॉर्ड वी गेट बैक, कि क्या हमें उसका रिवॉर्ड spend more on education of their child. While the uneducated parents did not know about the importance of education, so they are reluctant to spend on education. अब यहाँ पर जब वो एजुकेशन पर स्पेंड करेंगे तो इट मीन्स क्या होगा, अब जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो आप हायर एजुकेशन लोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, है ना, कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपके पास क्या होगे, देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सो these children have a number of opportunities और इसमें जब इनको एजुकेशन ही नहीं दी जा रही तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है. उनके पास सिर्फ क्या है कि एक वही रीजन है कि जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं वही आगे वो काम करें, उनके पास और कोई स्किल नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है. So these children have a lack of opportunities. इनके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होगी. अब आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल आप प्रॉपर जाओ, अच्छे से पढ़ो, आपका जो सारा ध्यान है वो आपकी स्टडी पर हो, तो इस चीज के लिए वो आपको क्या देते हैं, हेल्दी डाइट देते हैं, है ना, आपकी हेल्थ का जो है वो प्रॉपर ध्यान रखते हैं. सो दीज चिल्ड्रन गेट proper health care, hygiene and nutritious food. And these children deprived from good health, hygiene and nutritious food. क्योंकि जो पेरेंट्स अनएजुकेटेड है और आगे अपने बच्चों को भी प्रमोट नहीं कर रहे स्टडी के लिए, इट मीन्स दे हैव द लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज.
तो वो अपने बच्चों को प्रॉपर हेल्थ भी नहीं दे पाएंगे, हेल्थ केयर भी नहीं दे पाएंगे, और ना ही उनके पास क्या होगा, अच्छा खाने के लिए होगा, यानी न्यूट्रिशियस फूड भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो बच्चे हैं, these children are a part of virtuous gift virtuous cycle and these children are part of vicious cycle. मीन्स कि ये जो चिल्ड्रन है, जब उनको प्रॉपर केयर मिल रही है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है, न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, स्टडी करने को मिल रहा है, तो इट मीन्स ये उनके लिए क्या है, एक उनकी अच्छी जो है हम जिसको कहते हैं कि अच्छी किस्मत है उनकी। तो ये वर्चुअस गिफ्ट है एक उनके लिए कि उनके पेरेंट्स उनको ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि जो जो चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स ये सब चीजें उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, मीन्स दे आर फेसिंग द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। वो जो है पॉवर्टी के इस जिसको हम कहते हैं कुचक्र में फंसे रहते हैं। क्लियर? So these are the difference between the children of educated parents and uneducated parents. अब कई बार ये जो चीज है एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग, ये जो है वो ऐसे हमें एग्जांपल देखने को मिलते हैं कि कुछ कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसी है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, लाइक जापान जैसी डेवलप्ड कंट्री। आपको पता है जापान कितना डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि हमने और फैक्टर की बात की थी, लैंड और कैपिटल, इनकी वहां पर जो है कमी है। सो दीज डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान हैव द लैक ऑफ लैंड एंड कैपिटल, स्टिल दे आर मोर डेवलप्ड देन द इंडिया। इंडिया से फिर भी ज्यादा डेवलप्ड है। ऐसा क्यों है? Because these countries spend their money on the education, skill and training of their people. अपने लोगों की उन्होंने एजुकेशन पर, स्किल पर, ट्रेनिंग पर इतना स्पेंड किया है कि वो लोग क्या करते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज से हमें क्या मिलता है, फूड। तो फूड आइटम्स वो जो है वो क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी स्किल और एजुकेशन से अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर लिया है, इतना बढ़ा लिया है कि उनकी वो अपनी टेक्नोलॉजी की बेस पर ही डेवलप्ड कंट्रीज में कन्वर्ट हो गई है। इवन उनको फूड आइटम्स बेशक इंपोर्ट करनी पड़ती है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो देयर इकोनॉमी एक्सपेंड, उनकी इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है एंड दे आर बिकमिंग रिचर एंड डेवलप्ड। ठीक, तो इट मीन्स a country with lack of natural resources can be developed or rich if they invest in their people through their education, skill, training and good health. अगर आप देखोगे जापान में जो सबसे ज्यादा हमें परसेंटेज देखने को मिलता है, 3 एज ग्रुप हम मान के चलते हैं। एक तो होता है हमारा यंग एज, जैसा कि चिल्ड्रन जिसको हम कहते हैं 0 to 14, फिर उसके बाद हमारा एज ग्रुप आता है 15 to 59 वर्किंग पॉपुलेशन का, और 59 से अबव आ जाता है हमारा एज ग्रुप। तो अगर आप जापान के पॉपुलेशन देखोगे तो उसमें एज ग्रुप जो हमारा है वो सबसे ज्यादा परसेंटेज का है, यानी वहां पर जो ओल्ड पीपल है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। कभी आपने टीवी में भी नोटिस किया हो तो वहां पर बुजुर्ग बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इट मीन्स वो इतनी लॉन्ग लाइफ लिव कर रहे हैं, तो दैट डिपिक्ट्स द मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज ऑफ दैट कंट्री। वहां की मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज इतनी एडवांस है कि लोग एक लॉन्ग लाइफ लिव करते हैं, और अपनी इस लॉन्ग लाइफ में वो अपनी स्किल एजुकेशन के थ्रू जो है डिफरेंट इनोवेशंस करते हैं और अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक
इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड वुमेन। अभी तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, कि हमारी जो एग्जिस्ट पॉपुलेशन है उसी को ही हम फर्दर डेवलप कर सकते हैं अगर हम उनमें इन्वेस्टमेंट करें इन द फॉर्म ऑफ लिटरेसी, हेल्थ एंड स्किल। नाउ कम टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। Of men and women. अब जो लोग हैं, they are engaged, people are engaged in various activities, and these activities are classified into 3 types. हमने कल भी किया था ये चीज कि ये जो काम है, मतलब हम लोग जो काम करते हैं, हम डिफरेंट टाइप के काम करते हैं। जैसे कि आपने साकल और विलास के केस में देखा था, जो साकल के फादर है फूटा, वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर वर्क करते थे। ऐसे ही जो विलास है, उसके फादर भी किस काम में एंगेज थे, फिशिंग में, है ना। तो इट मीन्स यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज करते हैं। कोई जो है कॉबलर है, कोई शॉपकीपिंग का काम भी करता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में एंगेज है। देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज। तो इन एक्टिविटीज को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, lumbering, foresting, farming में हमारा डेयरी फार्मिंग इंक्लूड, etc. So these activities are included in primary activities. Secondary activities, second categories is secondary activity. Secondary activities means it includes manufacturing. Manufacturing means कि कोई भी चीज जो है हम बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, that industry can be on a large scale or it can be on small scale, even in the cottage industry form. कॉटेज इंडस्ट्री फॉर्म, जब हम घरों में ही एक कमरे में कोई चीज मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग। चाहे वो एक लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया हो, इंडस्ट्री हो सकती है, स्मॉल इंडस्ट्री हो सकती है, या कॉटेज इंडस्ट्री हो सकती है। सो इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि ऑलरेडी बने हुए शूज हैं, उनको मेंड करना, ठीक। लेकिन वो शूज जब बनते हैं तो वो बनने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब जो है शुगर केन हमने प्रोड्यूस किया, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी। लेकिन जब हम उस शुगर केन को से जो है शुगर प्रोड्यूस करते हैं, शुगर में उसको कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। समझ आया मैन्युफैक्चरिंग क्या है। थर्ड इज टर्शरी एक्टिविटीज। It includes services. Services, all type of services, whether it is private or government, transportation, trade, communication, banking, insurance, etc. टीचिंग, लॉयर, जो है वो सारे प्रोफेशन जिसमें कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया जाता, सिर्फ वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उन सर्विसेज के बिना बदले उनको क्या मिलती है, इनकम मिलती है, दैट इज कॉल्ड टर्शरी एक्टिविटीज। क्लियर। तो ये हमारी जो है वो 3 टाइप्स की एक्टिविटीज है, एंड वी द पीपल आर एंगेज इन दीज 3 एक्टिविटीज। नाउ इन एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैन यू टेल मी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है।
क्यों पढ़ रहे हैं हम इन एक्टिविटीज के बारे में? आप इस टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंजॉय कर, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ थ्री एक्टिविटीज, दीज थ्री एक्टिविटीज। इन तीनों एक्टिविटीज की वजह से ही आपको डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज द एक्टिविटीज ऑफ दिस सेक्टर provides the different goods and services. ठीक है, पहला तो यही हो गया कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन है वो पॉसिबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थ्री एक्टिविटीज। थर्ड सेकंड जो है दैट इज अब ये जो एक्टिविटीज होती है इनसे क्या होता है, इनसे जो पर्सन इन एक्टिविटीज में एंगेज हैं दे गेट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक, कि या तो उनको सर्विस के बदले में वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है, या फिर हम खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। इट मींस हमारी अर्निंग हो रही है थ्रू दीज थ्री एक्टिविटीज एंड दीज अर्निंग कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी। हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसमें वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सेकेंड इंपॉर्टेंस आ गई, दीज एक्टिविटीज add value to the national economy. अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ऐसी एक्टिविटीज या ऐसा काम जिसमें हम एंगेज हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अर्निंग, कि उससे हमें अर्निंग हो रही है, सो दीज contribute to the national economy. So these activities are called economic activities. So write down the definition of economic activities now. What do you mean by economic activities? अब यहाँ से आप जो है इसकी डेफिनेशन डिराइव कर सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। राइट डाउन all the activities which contribute to the flow or production of goods and services in the economy are called economic activities. जिससे किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उन एक्टिविटीज को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वी कैन क्लासिफाई इट इनटू टू पार्ट्स। दो तरीके की हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट्स। Now first is market activities and non-market activities. अब आपने देखा होगा, पहले हम इसको जरूरी समझते हैं कि मार्केट एंड नॉन मार्केट का मतलब क्या है।
जैसे कि आपको इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा होगा कि द एक्टिविटीज विच आर फॉर द मार्केट पर्पसेस, जिसमें जो भी एक्टिविटीज हम मार्केट पर्पस के लिए करते हैं, अगर हम बीज ग्रो कर रहे हैं और उस बीज को मार्केट में सेल कर रहे हैं, जिससे हमें क्या होगी, अर्निंग, है ना, प्रॉफिट मिलेगा, तो वो एक्टिविटी किस कैटेगरी में आएगी, मार्केट में, कि जो हमने मार्केट पर्पस के लिए की। लेकिन अगर एक फार्मर, उसके पास जो पीस ऑफ लैंड है वो इतना स्मॉल है कि उसमें हार्डली वो अपनी फैमिली के लिए ही वीट ग्रो कर सकता है, सो ही विल नॉट सेल हिज प्रोडक्शन इन मार्केट, वो मार्केट में सेल नहीं करेगा, सिर्फ उस बीज को खुद ही उसके फैमिली और फैमिली मेंबर्स कंज्यूम कर लेंगे। दैट एक्टिविटी विल बी कॉल्ड नॉन मार्केट, पर्पस के लिए नहीं की। अगर आपके मदर जो है, अगर हमें या कुछ आपके मदर को स्टिचिंग आती है सपोज, और वो आपके लिए शर्ट या सूट जो है वो स्टिच करती हैं, अब वो सूट या शर्ट उन्होंने स्टिच नहीं किया, वो आप यूज कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। लेकिन अगर हमको स्टिचिंग इतनी अच्छी आती है कि वो उसको प्रोफेशन बना लेते हैं और वो बाहर भी लोगों के कपड़े सीने का काम करते हैं या स्टिचिंग करके बाहर सेल करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज। क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस क्या है, मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। सो मार्केट एक्टिविटीज दीज इन्वॉल्व रिन्यूमरेशन, जिससे क्या आएगी, इनकम आएगी, इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और प्रॉफिट और सैलरी, किसी भी फॉर्म में जो है वो आ सकती है। जैसे अब मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो इट मीन्स मैं स्कूल आकर टीचिंग कर रही हूँ, यहाँ पर इसके लिए मुझे सैलरी दी जाती है, दैट विल बी कॉल्ड मार्केट एक्टिविटी। लेकिन अगर मैं अपने घर पे शाम को अपने बच्चे को ही पढ़ाती हूँ, उसके लिए मुझे कोई अर्निंग नहीं होती, मैं सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगी उस टाइम, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मेरी ये जो सैलरी है वो आगे जाके किस में इंक्लूड होगी, जीएनपी में, है ना, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। तो इट मीन्स मार्केट एक्टिविटीज जो है वो क्या करती है, जीएनपी में कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया, उसके बदले मुझे कोई अर्निंग नहीं हुई, वो क्या होगा, इट मीन्स नॉन मार्केट एक्टिविटीज डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द जीएनपी। क्लियर हुआ ये दोनों? मार्केट एक्टिविटीज मीन्स दीज इन्वॉल्व remuneration and for the market purposes, while non-market purposes or non-market activities are those activities which are done for self-consumption. ठीक है, they do not contribute in the national economy. अब हम अपने घरों में काम करते हैं, मैं खुद अपना घर का काम कर रही हूँ, उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिल रहा, दैट विल बी कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटी। लेकिन हम घर पे मेड लगाते हैं और हमारे घर में जो भी वो हाउस होल्ड वर्क करके जाती है, कोई भी एक काम या सारा काम करके जाती है, उसके बदले में हम उसको पे करते हैं, वही डोमेस्टिक वर्क उस टाइम क्या बन गया, मार्केट एक्टिविटी। क्लियर हुआ ये नॉन मार्केट एंड मार्केट एक्टिविटीज। ऐसे ही हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी एक टॉपिक आ जाता है, तो वो भी सेम है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द नेशनल इकोनॉमी। सेम चीज है दोनों, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट आपका है डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? नाउ कम टू द डिवीजन ऑफ लेबर। अगर हम सोचें, आज भी इंडिया में हमारा हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड ऐसा है कि आज भी अगर आप लोगों से ये पूछा जाए ना, अगर आपके जो, शायद आपकी थिंकिंग चेंज हो गई हो, लेकिन जो आपके ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, उनसे आज भी पूछा जाए तो मैक्सिमम आंसर यही आएगा कि जो वुमेन्स है उनका काम है घर की देखभाल करना, अपने बच्चों की देखभाल करना, है ना, और मेंस हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्निंग, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर के खर्च चलाना, अर्निंग करना। तो आवर सोसाइटी इज डिवाइडेड बिटवीन मेन एंड वुमेन वर्कफोर्स। ये माना जाता है कि जो वुमेन है दैट मस्ट बी एंगेज इन डोमेस्टिक वर्क, while the men have the responsibility of earning and to spend on their families.
तो यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ लेबर है दैट इज बिटवीन द मेंस एंड वुमेन। अब यही हम बैक जो है दो स्टोरीज पर जाते हैं, साकल और विलास की, जिसमें हमने देखा था कि जो साकल की मदर शीला है दैट वाज एंगेज्ड इन हाउस होल्ड वर्क, है ना, while the विलास मदर दैट वाज एंगेज्ड इन फिशिंग, है ना। तो वो क्या कर रही थी, फिशिंग का काम कर रही थी। तो कभी जो है वुमेन्स जो है वो किस में आ जाती है, वर्क फोर्स में आ जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड लेबर वर्क फोर्स। जब वुमेन एंगेज होती है वर्किंग में दैट इज कॉल्ड वुमेन लेबर वर्क फोर्स। अब इसका क्या होगा कि जैसे इस चीज में भी हमें अपनी सोसाइटी में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब काम तो ये दोनों ही कर रहे हैं। पहले तो हमारी सोसाइटी में ये माना जाता था कि वुमेन्स का काम है सिर्फ डोमेस्टिक वर्क करना, ठीक। फिर कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वुमेन्स हैव टू एंगेज इन अर्निंग एक्टिविटीज आल्सो, तो हमें कुछ काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है कि जब मेंस काम कर रहे हैं और वुमेन्स भी काम कर रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वुमेन्स आर इन पेड रादर देन द मैन फॉर द सेम वर्क। जब दोनों ही सेम काम कर रहे हैं लेकिन उसके बदले वुमेन्स को जो है वो क्या मिल रहा है, कम पे किया जा रहा है एज कंपेयर टू मैन। तो यहाँ पर हमें अर्निंग में भी डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है कि दोनों की अर्निंग में क्या डिफरेंस है। अब कंट्री जैसे कि हमारी कंट्री की हम बात करेंगे, इंडिया में जो है वुमेन वर्क फोर्स जो हम है उसको देखते हैं कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती हैं। सो राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन वर्क फोर्स इन इंडिया। So what are the characteristics of women workforce in India? क्या characteristics हमें इसमें देखने को मिलती हैं? यहाँ पर कुछ अलग ही हमें देखने को मिलेगा। अगर आप फॉरेन में जाते हो तो वहां पर आप देखोगे कि वुमेन्स जो है वो ज्यादा काम करती है एज कंपेयर टू मैन। लेकिन इंडिया में ये जो ट्रेंड है वो कुछ रिसेंट ईयर से हमें देखने को मिल रहा है कि हम हर फील्ड में वुमेन्स या गर्ल्स को देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप 50 to 60 इयर्स पहले की बात करो तो देयर आर वेरी फ्यू वुमेन्स हु आर एंगेज्ड इन अर्निंग एक्टिविटीज। सो सबसे पहले इसका हमें क्या मिलता है कि जो यहाँ पर इंडिया में वुमेन्स है दे हैव low education and skill, they have हमारे कंट्री का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही ऐसा है कि जब एजुकेशन को प्रमोट किया जाने लगा इंडिया में, तब भी यहाँ के जो लोग हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड दैट द सन मस्ट बी एजुकेटेड रादर देन गर्ल चाइल्ड। तो यहाँ पर जो पहले है, पहले किसको पढ़ाया जाता था, अपने मेल चाइल्ड को, बॉयज को, और उसके बाद जो है जो लड़कियां हैं उनके एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता था। आज भी जो है अगर आप देखोगे कुछ ऐसी फैमिलीज आपको देखने को मिलेंगी जिनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ही लो है, तो वो किसको प्रेफर करेंगे, पहले वो अपने जो लड़के हैं उनकी एजुकेशन को प्रेफर करती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वुमेन्स हैं उनके पास एजुकेशन और स्किल दोनों की हमें कमी देखने को मिलती है। सेकंड जो है दे आर लो पेड। अब एक मैन भी वही काम कर रहा है और एक
वुमेन भी वही काम कर रही है, लेकिन सेम वर्क के लिए क्या किया जाता है, वुमेन्स को कम पे किया जाता है, क्योंकि हमारा माइंड सेट है, एक स्टीरियोटाइप जो है वो हमारी फिलोसफी है कि मैन वुमेन्स जो है उनकी स्ट्रेंथ कम होती है एज कंपेयर टू मैन। तो इसलिए ये माना जाता है कि वुमेन्स मैन के इक्वल काम नहीं कर पाएंगी और इसलिए उन्हें सेम वर्क के लिए भी कम पे किया जाता है। थर्ड इज there is no job security because most of the women are engaged in unorganized sector. अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम इसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, दो हम सेक्टर मानकर चलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर यू कैन से द गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट की मैनेजमेंट है या कोई भी ऑथराइज्ड कंपनी या फिर फर्म जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड। और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड मींस प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट स्कूल्स है। तो वुमेन्स जो है, अब क्या किया गया, आप फिर से हम अपने पॉलिटिकल के चैप्टर पे आते हैं, वहां पर रिजर्वेशन दी गई वुमेन्स को, दी गई ना, पॉलिटिकल एरेना में भी रिजर्वेशन दिया गया। उसका मेन रीजन क्या था कि जो वुमेन्स है उनको इक्वल स्टेटस लेके आना, क्योंकि जब तक जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब भी सिर्फ किसके लिए थी, मेंस के लिए थी। तो वुमेन्स को अगर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिल करने के लिए काम भी करना पड़ता था, तो दे आर मोस्टली एंगेज्ड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होते, वन पर्सन जो है वहां पर इसको हैंडल करता है। तो इट मीन्स अगर आपसे जरा सी भी चूक हुई या फिर उनका मन नहीं है मैनेजमेंट का, तो वो कभी भी उसको जॉब से निकाल सकते हैं। तो देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सेकेंड लास्ट इज वेरियस एक्टिविटीज relating to legal production, legal protection is made up। अब जितनी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसा मैंने कहा कि वहाँ कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, नो डाउट कि गवर्नमेंट ने उनके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन सेट किए हैं जिनको उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन रूल्स को फॉलो करने के बजाय वो उसको रूल ब्रेकिंग के जो है वेज जो है वो पहले निकाल लेते हैं कि कागजों में तो पूरा दिखा रहे हैं, लेकिन असलियत में वो सब नहीं मिलता उनको, कि सैलरी जो है वो कागजों में जो है गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग शो की जाती है, चाहे वो कोई फर्म है चाहे स्कूल है, लेकिन एक्चुअल जो सैलरी दी जाती है वो उससे कहीं कम होती है। तो यहाँ पर इसी तरीके से कोई वहां पर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता, कुछ नहीं दिया जाता। एक रूल होता है कि अगर आपको जॉब से निकालना है तो आपको 1 मंथ का लीगल नोटिस देना पड़ेगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी 1 मंथ की, लेकिन इन चीजों को इस तरीके से जो है घुमाया जाता है कि वो चीजें फॉलो ही नहीं की जाती। तो इट मीन्स जो लीगल उनके लिए बनाए गए हैं वेज, उनको भी वो फॉलो नहीं करते। तो देयर इज नो लीगल प्रोटेक्शन इन दिस सेक्टर आल्सो फॉर द वुमेन। क्लियर हुआ कि इंडिया में वर्कफोर्स में वुमेन वर्कफोर्स की क्या कंडीशन है। इसी तरीके से कंडीशन जो है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी अलग अलग है वुमेन्स की। अब अगर हम दो सेक्टर्स की बात करते हैं, मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब आप प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंशिएट कर सकते हो। मैंने बोला कि ऑर्गेनाइज मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर और अनऑर्गेनाइज मीन्स प्राइवेट सेक्टर। दोनों में वर्किंग में कंडीशंस में क्या डिफरेंसेस है,
अगर वो डिफरेंसेस आपको पता है तो वुमेन्स के साथ भी वही सेम चीजें होंगी, है ना। तो इट मीन्स क्या डिफरेंसेस है, गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो उसमें जॉब सिक्योरिटी है, लाइफ टाइम की जॉब सिक्योरिटी है, जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं आती तब तक आपको कोई वहां से निकाल नहीं सकता, बट शर्त कि आप कोई इलीगल काम ना करो, है ना, तब तक आपको कोई नहीं निकाल सकता। तो जॉब सिक्योरिटी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक। सेकंड, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें सैलरी जो है वो बहुत अच्छी होती है, गवर्नमेंट स्केल मिलते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, द इनकम इज वेरी लो, जो सैलरी है वो बहुत कम रखी जाती है। एक सेक्टर में इसी काम के लिए 15 से 20 हजार की सैलरी मिलती है, काम तो सेम कर रहे हैं, सेक्टर का डिफरेंस आ गया। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें कोई लीव नहीं मिलती, मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, मेडिकल लीव नहीं मिलती, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी लीव्स उनको मिलती हैं। So these are the basic difference between organized and unorganized sector. Similarly, women working in organized and unorganized sector. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वुमेन्स कब काम करेंगी, जब उनके पास स्किल या एजुकेशन होगी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल एंड एजुकेशन। थ्रू दिस वुमेन कैन एंगेज इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्लियर, चलिए आगे कल करते हैं।